2012 से हमने क्लाइंट को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बोर्ड करना चालू किया था। क्लाइंट बहुत रिलक्टेंट थे, ओल्ड पीपल थे, जो चाहते थे कि मैं कोई ऑनलाइन करता ही नहीं। फ्रॉड से बहुत डर लगता था, कुछ गलत लिंक पे क्लिक हो गया तो मेरे पैसे चले जाएंगे। ओवरवर्क तो सारे ही कर रहे हैं, बट जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी इस जॉब में मिलती है, चूज कर सकती हूँ मुझे कितने घंटे काम करना है। मेरे पास वो फ्रीडम है चूज करने के लिए कि मैं कैसे टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम करूँ। आज अगर मेरे पास बेस है ऑलरेडी जो डैड ने बनाया हुआ है, मेरे पास वो ऑप्शन है कि मैं किस टाइप के क्लाइंट चुन सकूँ। शायद उनको वो ऑप्शन ना मिला, बट मुझे मिल रहा है। ऑनलाइन अगर उनको एनरोल करके रखा है और कोविड में सारी चीजें बंद हो गई है, उस समय पे ये मेरा जो सेकंड ऑप्शन था ऑनलाइन का, वो बहुत काम आ गया। जो ओल्ड एज वाले थे वो इनफैक्ट ज्यादा खुश थे कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। Hello everyone, my name is Magdum Ansari and I welcome all of you to another episode of M Connect Gen Next Talk। कहते हैं विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं होती, विरासत होती है सोच, वैल्यू और वो संस्कार जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट दैट लेगेसी। एक परिवार, एक बिजनेस और 2 जनरेशंस की सोच कमिंग टुगेदर टू बिल्ड समथिंग बिगर। वी ऑफन टॉक अबाउट SIPs एंड कंपाउंडिंग इन इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन असली कंपाउंडिंग तो रिश्तों में, भरोसे में और सीख में होती है, जो सालों में तैयार होती है। ज्वाइनिंग मी टुडे इज अ वेरी स्पेशल फादर डॉटर डुओ, मिस्टर राजेंद्र पचारे फ्रॉम मुंबई, जिनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में एक भरोसेमंद नाम बनाया है, और कोमल पचारे, जिन्होंने अपने पिता के इस सफर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, एंड शी हैज ब्रॉट अ न्यू एज थिंकिंग, टेक्नोलॉजी एंड यूथफुल एनर्जी। ये कहानी है मेंटरशिप की, ट्रांजिशन की और एक नई शुरुआत की। सो वेदर यू आर अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल या कोई पेरेंट जो अपने बच्चों को बिजनेस में लाना चाहता है, या कोई यंग लिसनर जो सोच रहा है कि फाइनेंस और एडवाइजरी में करियर कैसे बने, दिस एपिसोड इज फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, उनकी जुबानी। सो मिस्टर राजेंद्र, आई विल स्टार्ट विद यू। आप बताइए आपकी स्टोरी के बारे में, कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आप इस बिजनेस में आए। सर मेरा ऐसा था कि मैं पहले म्यूचुअल फंड में ही काम करता था। आई वॉज वर्किंग इन द AMC, और तब ऐसा था कि बस ये बहुत अच्छा फील्ड है। ओके, जर्नी ऐसी थी कि वो ज़माना ऐसा था कि लोग वेरिएबल रिटर्न्स के लिए रेडी ही नहीं थे। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न चलता था। अगर कोई स्कीम्स भी आती थी म्यूचुअल फंड, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फिक्स्ड रिटर्न्स। फिक्स्ड रिटर्न से हमें आना था वेरिएबल रिटर्न्स की तरफ, जो कि पब्लिक तैयार नहीं थी, इन्वेस्टर्स तैयार नहीं थे। ओके, वो दिक्कतें काफ़ी सारी थी। वहाँ से हमने शुरू किया लोगों को एजुकेट करना, एंड फिर ऐसा लगा कि नहीं, बस मैं ये कर रहा हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं करूँ, तो मैं किसी AMC के लिए क्यों करूँ। और वो टाइम था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली खुद का चालू करने की, और मैं IFA बन गया उस समय से। सो मैं IFA अराउंड 2003 में बना स्टार्ट किया। ओके। कोमल, आपने अपने पापा के बिजनेस को स्टार्टिंग से देखा है, तो आपका क्या परसेप्शन था इस बिजनेस के बारे में? क्या सोचते थे आप? मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके बिजनेस के साथ ये था, बिकॉज सिंस ही स्टार्टेड इन 2003, मैं बहुत यंग थी उस टाइम पे, एंड फर्स्ट इंटरेक्शन वाज कि वो घर पे सारे तभी फिजिकल चीज़ें होती थी, वो फॉर्म्स लेकर आते थे, एंड माय फर्स्ट जॉब वाज कि मैं उनके सारे फॉर्म्स पे स्टैम्प मारती थी। सो दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन, एंड ठीक है, उस समय इतना कुछ समझ नहीं आता था, बट एज आई ग्रो ओल्डर वो हम समझते गए कि ये क्या काम है। इट इज़ अबाउट डीलिंग विद पीपल्स मनी, एंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, कैसे सेविंग्स होती है, एंड ये कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, हम धीरे धीरे सीखते गए। बट देन आई थिंक दैट वाज इज कि मुझे पता था कि कोई इंसान उनके पास उनकी सेविंग्स लेकर आ रहा है, एंड वो उनको हेल्प कर रहे हैं। सो दैट वाज माई फर्स्ट। लगता था आपको? हाँ, लगता था, बट थोड़ा क्या बोलते हैं कि ओवरवेलमिंग भी था कि किसी के लिए ऐसा करना इज अ बहुत बड़ी बात होती है। ओके, गुड। राजेंद्र सर, आपने कभी सोचा था कि कोमल को इस बिजनेस में लेके आना है, या शुरुआत से ऐसा थिंकिंग था आपके?
मेरी ऑलवेज इच्छा थी कि कोई मेरे फैमिली मेम्बर इसमें रहे, बिकॉज वो कैसा था कि काम करते गए, बिजनेस बढ़ते गए, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते गए। एक पॉइंट हर एक के लाइफ में आता है कि बस क्लाइंट हमें इतना ट्रस्ट करता है, मुझे एक और बंदा चाहिए था जिसे क्लाइंट ट्रस्ट करे, और मेरे सामने मेरे फैमिली मेम्बर्स के अलावा ऐसा कोई दूसरा था नहीं। भले वो टाइम पे ये लोग बहुत छोटे थे, बट स्टिल एक बैक ऑफ द माइंड था, जाके मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया, कभी बोला नहीं कि आप ये फील्ड में आओ। मैं देखता था लेट अस सी कैसे होता है आगे। मतलब एनकरेज कभी नहीं किया? एनकरेज कभी नहीं किया। ओके, कभी नहीं किया। मतलब वो क्या करना चाहते हैं देखो पहले, और फिर देखो। बट बैक ऑफ द माइंड ऐसा था कि नहीं आए तो अच्छा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपने एनकरेज नहीं किया, नेचुरली आ गया वो। फिर मैंने देखते गया कि ये मुझे सवाल पूछते हैं। सी हम डिनर के बाद कभी बात करते थे, कभी मैं क्लाइंट के पास जाके आता था, लेट आता था, तो ऐसी बातें ऑलवेज होती थी कि बस आज कहाँ गया, क्या हुआ, किससे मिला, क्या इंटरेक्शन हुआ, सारी स्टोरी शेयर करते थे। बट वो एक सेटिस्फेक्शन था वो कि बस हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी के गोल्स अचीव करने में हम उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी जर्नी में पार्ट बन रहे हैं। तो वो एक सेटिस्फेक्शन अलग लेवल का था। अगर किसी ने घर के लिए सेव किया हो और वो घर लेने का टाइम आया, हम उसको रिडीम करके जब देते थे तो वो खुशी बहुत होती थी कि बस उसने घर के लिए जमा किया, आज वो घर ले रहा है। क्या बात है। तो फिर तो डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट अलग ही बन रहा होगा कोमल पर। एक्साइटमेंट भी था और डर भी था, क्योंकि एंड रिजल्ट जो जितना अच्छा होता है वो जर्नी उतनी डिफिकल्ट रहती है। एंड मोर ओवर जो इन्वेस्टर्स उनको बहुत टाइम से जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं, वो मुझे ट्रस्ट करेंगे या मुझसे कोई एडवाइस लेंगे, ये स्टेज पे आना क्यों, वो मुझे क्यों ट्रस्ट करेंगे जस्ट बिकॉज मैं उनकी डॉटर हूँ? नहीं, शायद मुझे उनसे अच्छा बनना बहुत जरूरी था मेरे लिए। ओके, तो ये जब एक फेज था जिसमें स्टोरी शेयरिंग चल रहा था, आप वॉच कर रहे थे, लेकिन जब ये एक आइडिया आया नहीं अभी ज्वाइन करना है ना, तो कैसा रिएक्शन था उस टाइम पे? तो डर नहीं था मतलब मैं कैसे बोलूँ, डर नहीं बोल सकते, बट थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये करोगी तो कैसे करोगी। मतलब ठीक है, एक पार्ट होता है कि सीखा हमने कि ये चीजें होती है इस चीज में, ये इंडस्ट्री में ऐसा होता है, बैक ऑफिस सीखा वगैरह सब सही है। बट जब हम क्लाइंट से कनेक्ट करने जाते हैं, नाउ व्हेन आई स्टार्टेड, मैं काफी यंग थी एंड उसमें अगर आप कोई एल्डरली पर्सन से बात करने जाओ, अगर मैं सही भी बोल रही हूँ तो वो मुझसे क्यों सुनना चाहिए? तो वो एक हिचकिचाहट रहती है उनके साथ बात करने के लिए। मुझे भी लगता है कि वो मेरे से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, और अगर वो मुझसे बात भी कर रहे हैं, वो मुझसे सारी बातें सुन लेते थे, बट कंफर्मेशन के लिए उनको लगता था कि नहीं, शायद एक और बार पूछ लेना चाहिए। राइट। तो जब ये डिसाइड किया कि नहीं अभी कोमल को आना है इस बिजनेस में, तो कोई एक इंटरेस्टिंग कोई कॉन्वर्सेशन, कोई मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन आप लोगों का हुआ था कि नहीं अभी कल से जो है वो ऑफिस ज्वाइन करना है आपको? कल से ऐसा नहीं था, वो एक प्रोसेस था, बिकॉज वो कॉमर्स कर रही थी। और उसकी ये एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं, वो इतनी ओपन नहीं थी लोगों से बात करने के लिए। ओके, तो अगर वो बात करने के लिए ओपन नहीं है तो वो पहले सीखना जरूरी था कि बस वो बात कैसे करे लोगों से। तो उसका एक डिसीजन था कि कॉमर्स से वो मास मीडिया की तरफ चली गई। और वो एक फेज था जहाँ पे वो काफी सारी चीजें सीखी कि लोगों से बात कैसे करे, इंटरेक्ट कैसे करे, अपना व्यू कैसे आगे प्रेजेंट करे, ये चीजें। और जब वो हो गई तो मैंने बोला अरे वाओ, दिस इज ग्रेट, नाउ यू कैन कम। ओके, और फिर उसके बाद आया कोविड। अब कोविड आया तो सारा वर्क फ्रॉम होम था, स्टाफ की किसी की हेल्प नहीं थी, ऑफिसेस सारे बंद थे, इन्वेस्टर को तो आंसर करना है। हमने एक बहुत अच्छी चीज की थी उस समय में कि हम लोग ऑनलाइन के लिए रेडी हो गए थे, इन्वेस्टर्स रेडी नहीं थे। बट 2012 से धीरे धीरे हमने ऑनबोर्डिंग चालू कर दिया था कि ऑनलाइन के लिए जितने भी लोग रिलक्टेंट थे, हमने बोला नहीं बस आप एक काम करो, हम सिर्फ एनरोल करके रखते हैं, हम इसको सेकंड ऑप्शन करके यूज करेंगे, हम करेंगे नहीं, हम कंफर्ट लेवल आपका फिजिकल है, फिजिकली करेंगे। वो आपको हेल्प किया 2020 में? वो मुझे हेल्प किया। और कोविड में ऐसा था कि वो 2-6 महीने हम घर पे बैठ के काम करते थे, एंड शी वॉज माई बिगर सपोर्ट देयर। ओके, शी वॉज हेल्पिंग मी। हम दोनों ऑफिस जैसे चलता है वैसे घर में बैठा करते थे। सो कोई एक ऐसा टाइम आया जिसपे आपको लगा कि नहीं अभी कोमल इज रेडी टू ज्वाइन माय बिजनेस, तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आपको याद आता है? मन में ऑलवेज, जैसे मैंने बोला, मन में ऑलवेज था कि कोमल मेरा बिजनेस ज्वाइन करे, बट वो हिचकिचाहट ये थी कि वो
कम्युनिकेट नहीं कर पाती, लोगों से बात करने के लिए डरती थी। अच्छा। फिर वो ऐसा था कि वो कॉमर्स कर रही थी। हाँ, कॉमर्स के बाद वो मास मीडिया की तरफ चली गई, ओके। और जब मास मीडिया की तरफ चली गई तो उसका पूरा रवैया चेंज हो गया कि वो बहुत खुल के बात करने लगी, उसका नॉलेज जो है बहुत अच्छा होने लगा, और इंफॉर्मेशन वो काफ़ी सारी एक्यूमुलेट करने लगी। एंड दैट वाज अ टाइम कि मुझे लगा नहीं अब ये आ सकती है। और फिर उसके बाद आया कोविड। कोविड में तो ऐसा था कि सारे ऑफिसेज बंद, खुद को सारा करना था, ऑफिस में कोई सपोर्ट नहीं था, ऑफिस बंद। तब कोमल मेरे साथ थी और उसने मुझे ऐसा हेल्प किया कि बस नथिंग लाइक इट, एंड दैट वाज द टाइम आई सेड वाओ ग्रेट, शी इज इन। ओके ओके, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि क्लाइंट को कम्युनिकेट करना, घर पे बैठ के फोन कॉल्स लेना और सामने से इन्वेस्टमेंट भी मांगना पड़ता होगा, तो डेफिनेटली उस टाइम पे हेल्प किया होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो कोमल, क्लाइंट इंटरेक्शन, प्रोडक्ट, सर्विसेज, केवाईसी एंड ऑल, तो ज्वाइनिंग के बाद में आपको सबसे बड़ा चैलेंज में से कौन सी चीज से फेस हुआ? सबसे बड़ा चैलेंज बोलने से अच्छा देवर सेट ऑफ इट। तो फर्स्ट अगर देखने जाए तो सिंस वो टाइम ऐसा था कि वी वर ग्रेजुअली शिफ्टिंग ऑनलाइन की तरफ, पहले तो हमने सारा बैकलॉग क्लियर किया था, बिकॉज एक टाइम था जब हमने सब बैकलॉग क्रिएट कर लिया था जब ऑफिसेज बंद थे। तो हमने पहले बैकलॉग क्लियर करने के लिए, बिकॉज ऑफ विच जब मैं बैकलॉग क्लियर करने गई, मैं इतना सारा इवन ईच क्लाइंट के बारे में ये पूछ के करना, क्योंकि ये रह गए थे सारी चीजें, तो ये पूछ के करना किसी को कि इनके बारे में, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये क्यों कर रहे हैं वगैरह। तो बैक ऑफिस में काफी अच्छे से सीखी उस टाइम पे। ठीक है। सेकेंड वाज कि प्रोडक्ट लर्निंग वाज लाइक अ ऑनगोइंग थिंग जो आज भी चलते रहता है, वो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। बट इम्पोर्टेंट वाज कि क्लाइंट से कनेक्ट करना। अभी इतने साल से अगर कोई मेरे डैड को जानते हैं तो अचानक से मेरे से बात करना इज नहीं आता है, वो कैजुअली नहीं, फ्री नहीं हो पाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि we'll take different set of clients, तो वो एक सेट ऑफ क्लाइंट से बात करेंगे, हम करेंगे। बट फॉर एग्जांपल उनके अगर बच्चे बात करते हैं तो मैं बात करती हूँ, फिर उस कारण मैं उनके पेरेंट्स से भी कनेक्ट कर पाती थी। बट आई थिंक नाउ वो कनेक्ट जो बैठ रहा है, ठीक है, थोड़े ऊपर नीचे होता है, वो हम हेल्प करते एक दूसरे को, बट आई थिंक दैट वर्क्स। आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट कनेक्ट था उस चीज में। तो राजेंद्र सर, ये बताइए कि कोमल के आने के बाद आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में ज़्यादा हेल्प हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। टेक्नोलॉजी, यस, टेक्नोलॉजी था। टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग पहले से फेवर में थे। 2012 से हमने क्लाइंट को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बोर्ड करना चालू किया था। क्लाइंट बहुत रिलक्टेंट थे, ओल्ड पीपल थे, ओके, जो चाहते थे कि मैं कोई ऑनलाइन करता ही नहीं। फ्रॉड से बहुत डर लगता था, कुछ गलत लिंक पे क्लिक हो गया तो मेरे पैसे चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें थी। और फिर जब हमने ऑनलाइन अगर उनको एनरोल करके रखा है और कोविड में सारी चीजें बंद हो गई है, उस समय पे ये मेरा जो सेकंड ऑप्शन था ऑनलाइन का, वो बहुत काम आ गया। फिर तो ऐसा हो गया कि जो ओल्ड एज वाले थे वो इनफैक्ट ज्यादा खुश थे कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, तो उनके लिए तो ये था कि मेरी सिग्नेचर डिफर ही नहीं होती इसमें, ओके। तो इनफैक्ट जो लोगों का मुझे डर था जो नहीं करेंगे, वो ज्यादा फेवरेबल हो गए उस चीज के लिए। सो राजेंद्र जी, एक और सवाल कि आप एक फादर भी हो और ऑफिस में एक बॉस भी हो, तो दोनों चीजों में कैसे बैलेंस रखते हो आप? दिक्कत नहीं हुई मुझे बिल्कुल, ये बिकॉज कोमल वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द बिगनिंग। और जैसे मैंने कि हमने जब घर में काम किया था तो घर में भी हम, मतलब वी वर नॉट अ फादर एंड डॉटर के हिसाब से नहीं था, इट वॉज मोर लाइक एन ऑफिस एनवायरनमेंट जो एक दूसरे को हेल्प करते थे। बस वही चीजें ऑफिस में कंटिन्यू हो गई, कुछ चीजें, एंड शी वॉज वेरी फोर्थकमिंग। बस कुछ चीजें करना है, ओके लिव दिस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, ये मैं कर लेती हूँ, ये मेल लिखना है मैं कर लेती हूँ, किसी से बात करना है मैं कर लेती हूँ। सो ये काफी, उसको कभी ये बोलना नहीं पड़ा कि तुम्हें ये करना है, आज ये करना है, नेवर। ओके ओके, तो वो जो एंथुसियाज्म था वो कहीं ना कहीं शो कर रही थी लगातार, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। राइट राइट। तो कोमल, आपने क्या सोचा है कि अभी कौन सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे आप डेफिनेटली बिजनेस बढ़ाने के लिए आप ऐड कर सकते हो? अभी कैसा है ना कि हम लोग जब देखते हैं कि क्लाइंट, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी है, वो भी इतना सारा इंफॉर्मेशन है आज, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ हम और दें उनको, एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कुछ, जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ इतने सालों से कर रहे, वो कंटिन्यू करने के लिए भी दे वांट सम एडिशनल पंच टू इट। तो वो चीजें हमने डिसाइड की है कि रेगुलरली उनसे मिलना या उनसे बात करना या कोई भी टच पॉइंट क्रिएट करना, वो एक्चुअली हेल्प करता है कि
उनको क्या चाहिए वो डायरेक्टली बोल देते। अगर हम पूछेंगे तो शायद थोड़ा ऑफ होता है, बट अगर हम धीरे धीरे एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर हम कनेक्ट करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको क्या चाहिए वो हमें पता चलता रहता है, एंड आई थिंक उसके तरफ वर्क करना ईजी पड़ जाता है हम लोग को। ओके। तो क्लाइंट रिव्यूज के टाइम पे, पोर्टफोलियो रिव्यू जब आप करते हो उनके पास जाके, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी नई आप बोलोगे कि भाई एक्सपेक्टेशंस डेवलप हुई है इन्वेस्टर्स के अंदर? सर अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा हुआ है कि मार्केट एक तरफा चला है। सारे क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि बॉस ये रिटर्न तो बना रहना चाहिए, तो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना बहुत बड़ा काम हो गया है कि उनको ये बताना पड़ता है सर ये हो गया है, तो इसके आगे जो है ये ऐसे ही नहीं चलेगा, हो सकता है मार्केट दूसरी तरफ चला जाए। आपको देखना है कि बस आपकी रिटर्न जो बने वो कैसे आप इंटैक्ट रख पाओ, डाउनसाइड रिस्क क्या है इसमें ये भी आप ध्यान में रखो। रिस्क को बताना बहुत जरूरी हो जाता है उनके लिए। जो न्यू जनरेशन है उनका एक्सपेक्टेशन जो है ना, रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा होता है, तो उनको मतलब समझाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत तेजी देखिए। और दूसरा उनके पास इंफॉर्मेशन इतना होता है, और बहुत बार हमने देखा कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा सही भी नहीं होता है, तो वो उनको महसूस कराना होता है कि बस ये सही नहीं है, आप जो सोच रहे हो या आपने जो सुना है या आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। ये चैलेंज है। गुड बट वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ। बट राजेंद्र सर, आप बताइए कि आपकी एडवाइस उन एमएफडीज के लिए क्या है जो अपने बच्चों को इस बिजनेस में लाना चाहते हैं? सिर्फ बच्चों को लाना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे आप ही की तरह डेडिकेटेड हो, ओके, तो नथिंग लाइक इट। ये फील्ड बहुत मतलब प्रॉस्परस फील्ड है बच्चों के लिए। आई डोंट थिंक कि उसको और दूसरा कोई बिजनेस होगा या सेटिस्फैक्शन होगा दूसरे कोई फील्ड में। अगर बच्चों ने आपको देखा है हार्ड वर्क करते हुए, तो आधा ग्रूमिंग का उनका हो गया है। उनको सिर्फ उनकी एनर्जी आपको चैनलाइज करनी है मोर डिसिप्लिन्ड वे में। जॉब सेटिस्फैक्शन जो आपके अंदर है वही उसके बेसिस पे आप चाहते हो। ओके। तो कोमल, आपको अभी 6 साल हो गए इस बिजनेस में, तो एक मैसेज जो आप नेक्स्ट जेन एमएफडीज को देना चाहते हो? नेक्स्ट जेन के लिए आई थिंक हिचकिचाहट ये रहती है कि ये एमएफडी का जो बिजनेस है वो शायद इतना फैंसी नहीं है या इतना ग्लैमरस नहीं है, कोई कॉर्पोरेट में आप जाके काम नहीं कर रहे हो, फैंसी ऑफिसेज नहीं है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे हम हमारी खुद की एक ऑपरेशंस या खुद का तरीका बना सकते हैं काम करने का, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, जहाँ पे ये चांस सबको मिलता नहीं है। अदर इज के क्या ये बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा या फिनटेक्स विल टेक ओवर, ऐसा जो क्वेश्चंस रहते हैं। बट द थिंग इज के सारे इंडस्ट्री में डिजिटलाइजेशन ये सब कुछ आ चुका है। ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रोफेशंस हैव गॉन डाउन। तो द थिंग इज के वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट मोर, एंड द थर्ड पार्ट इज के लेट्स से अगर मुझे कुछ खुद का करना है और आई चूज अ करियर जहाँ पे मैं कुछ नया अलग करना चाहती हूँ एक्सेप्ट द बिजनेस, मुझे एनीवे 5 to 7 years कुछ भी करके लगने वाला है टू स्टेबल होने के लिए। बट यहाँ पे अगर आपको चांस मिल रहा है कि आपके पेरेंट्स ने कुछ ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बनाया है एंड ऑलरेडी क्लाइंट्स है जिनको आप ग्रोथ दे सकते हो, तो क्यों नहीं देना चाहिए? इट इज नॉट कि मेरे लिए इजी है या ऐसा कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज कि इनको भी तो कंटिन्यूटी चाहिए। बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है। यस, तो उसको बिजनेस कंटिन्यू करना इज इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग। जस्ट बिकॉज उन्होंने किया इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर सकती हूँ, और मुझे भी अपने आप को वहाँ पे प्रूव करना है। सो दैट इज अ गुड चैलेंज ऑल्सो यू कैन टेक ऑन योरसेल्फ। वेरी गुड कोमल, आई थिंक बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। मुझे अगला सवाल पूछना है आपसे कि आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप कोई ट्रांजैक्शनल नेचर का किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। आप बॉन्ड ऐसा बनाते हैं कि वो सालों तक चलते रहता है। आप कोई भी बिजनेस में जाओगे, सब चीजें ट्रांजैक्शनल होती है कि एक चीज खरीदी गई और वो हो चुका है। बट यहाँ पे आप कंटिन्यू करते हैं उनके साथ। वो जब भी मैंने चालू किया था वो कुछ लोग जस्ट जॉब पे लगे हुए थे, उसके बाद अभी उनके प्रमोशंस हो गए, तो
एक लाइफ की जर्नी जो हम उनके साथ देखते हैं ना, वो खुद से आके बताते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है, वो हुआ है, नाउ आई कैन डू दिस. सो वो एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट होता है, एंड दैट इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. तो इतने साल के बाद कोमल, आप जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो अपने क्लासमेट्स से जो ग्रेजुएशन में आपके साथ थे, तो करियर वाइज आप अपने आप को कहाँ देखते हो? अभी मैंने जैसे आपको बोला, मैंने मास मीडिया किया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो ऐसे फील्ड्स में गए जो इससे काफ़ी अलग है. ठीक है, तो नाउ ये सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो अगेन वर्किंग आवर्स आर ह्यूज, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, बट अगेन मैं वही बोलना चाहती हूँ कि खुद का काम करना, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना. जो हम एफर्ट डालते हैं और उसमें से जो खुद को मिलता है सेटिस्फैक्शन कि नहीं ये मैंने किया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग. सो कोमल, इतने सालों बाद जब आप अपने आप को ग्रेजुएशन के फ्रेंड से कंपेयर करते हो, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हो उनके कंपैरिजन में? अभी कैसा है कि हम जब मैं मास मीडिया के फील्ड से हूँ, तो हम लोग जब ग्रेजुएट हुए थे, एवरीवन सबने अलग अलग टाइप के जॉब्स लिए. कोई ऑन फील्ड जॉब्स में थे, कोई कॉर्पोरेट्स में थे, बट ओवरवर्क तो सारे ही कर रहे हैं. बट जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी इस जॉब में मिलती है कि मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे कितने घंटे काम करना है, मेरे पास वो फ्रीडम है चूज करने के लिए कि मैं कैसे टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम करूँ. आज अगर मेरे पास बेस है ऑलरेडी जो डैड ने बनाया हुआ है, तो मेरे पास वो ऑप्शन है कि मैं किस टाइप के क्लाइंट्स चुन सकूं. शायद उनको वो ऑप्शन ना मिला, बट मुझे मिल रहा है. सो मेरे पास मेरा ग्रोथ चूज करने के लिए ऑप्शन है. द थर्ड पॉइंट इज दैट सिंस ये जॉब ऐसा इंटेल करता है कि हम उन क्लाइंट्स के गोल्स के साथ काम करते हैं. सो जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी मैंने उनके साथ बात करना शुरू किया, उन्होंने जॉब जस्ट स्टार्ट की थी, अभी वो प्रमोट हो गए या जब भी है, तो जो उनकी ग्रोथ देखने में जो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि वाओ आई एम डूइंग समथिंग गुड आल्सो फॉर देम. सी दे आर वर्किंग, वो लोग अपने लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट उस हार्ड वर्क को एक क्वांटिफाई करना, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग रहती है कि मैं उस पार्ट में जहाँ पे शायद वो थोड़े से वीक हो, वहाँ पे मैं हेल्प कर सकती हूँ, एंड वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जाता है. सो कोमल, इतने टाइम के बाद जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो जो आपके साथ ग्रेजुएशन में थे, उनसे अपने आप को जो आप कंपेयर करते हो, तो क्या देखते हो आप? सारे फ्रेंड्स अलग अलग स्ट्रीम्स में चले गए और अलग अलग टाइप के जॉब कर रहे हैं. सारे लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये जॉब जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है और फ्रीडम देता है चूज करने के लिए कि मैं कैसा काम करना चाहती हूँ. डैड के पास जैसे क्लाइंट्स थे, मुझे अभी ऑप्शन है ये चूज करने के लिए कि मैं किस तरीके में ग्रोथ करना चाहती हूँ इस बिजनेस की. तो ये ऑप्शंस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं. एंड मोर ओवर, और ये जो सारे क्लाइंट्स हैं, इनके ड्रीम्स जो फुलफिल करने के लिए मैं हेल्प कर रही हूँ, ये काफी इंस्पायरिंग लगता है, और इससे मुझे एक्चुअली मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये बिजनेस कंटिन्यू करूं. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. आप दोनों से अभी ये जो है ना एक लास्ट सवाल है कि आप दोनों लोग इस बिजनेस को कैसे आगे देखते हो? आप दोनों का कलेक्टिव विजन क्या है? सी, मेरे जो क्लाइंट्स थे आज तक वो मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड थे, शायद इससे नहीं थे. तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनके नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इससे कनेक्टेड हो जाए. ओके, अगर ये इससे कनेक्टेड है तो मैं वो फैमिली के साथ ऑलवेज जुड़ा रहूँगा. तो इसके लिए शायद मुझे एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, एडिशनल स्टाफ है, और हम लोग उस दिशा में मूव कर रहे हैं अभी. और ये हम दोनों ने डिसाइड किया है ये कि बस ये कैसे आगे जाए. आज भी जो नए क्लाइंट्स आते हैं, शी इज़ हैंडलिंग. सो मुझे एक कन्वर्सेशन याद है आपके साथ कुछ 7-8 साल पहले, कोविड से पहले की बात है, जब आपने मुझे बोला था कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो यही है कि क्लाइंट जो है वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन देखना चाहता है. एब्सोल्युटली. उन्हें भी चाहिए कि चलो उनके जब क्लाइंट्स के नेक्स्ट जनरेशन के लोग आ गए और उनका पैसा आप संभालते हो, तो उन्हें भी लगता है कि आपके बाद आगे क्या. यस राइट. या तो ये मैंने काफ़ी क्लाइंट से एक्सपीरियंस किया है. जब क्लाइंट्स मेरे से कनेक्टेड है, जब क्लाइंट्स का नेक्स्ट जनरेशन आता है, तो मुझे भी ऐसे लगा था कि बस मेरा भी नेक्स्ट जनरेशन आए. तो ये जो बॉन्डिंग जो क्लाइंट के फैमिली के साथ है, ये बरकरार रहे. तो ये हम कोशिश जारी कर रहे हैं और होपफुली इसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे. काफ़ी हद तक हो गए हैं, शायद और भी आगे कंटिन्यू करेंगे ये.
तो विजन जो है वो लोगों को सर्विस देने का है, अच्छे से सर्विस देने का है। एब्सोल्युटली, Very नॉट वन जनरेशन बट जनरेशंस। जनरेशन टू जनरेशन। एंड आई थिंक उसी रीजन की वजह से हमने LLP फॉर्म की, विच क्रिएट्स की एक कंटिन्यूटी मिले बिजनेस को। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन हैंडल कर रहा है, वो कंटिन्यूटी अगर सामने वाले को इन्वेस्टर को दिखती है तो कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड होता है उससे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो अभी काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें हो गई, काफी सीरियस बातें भी थी, लेकिन अभी थोड़ा फन डालते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में और एक रैपिड फायर की तरफ जाते हैं। तो पहला सवाल आप दोनों से है। तो राजेंद्र जी, आप कोमल को कैसे डिफाइन करेंगे वन वर्ड में? बस वेरी डिसिप्लिन्ड। वेरी डिसिप्लिन, मैंने भी देखा है। आप टेनेशियस। क्या मतलब हुआ है इसका? ही मतलब अगर कोई चीज अगर उन्होंने डिसाइड कर ली है तो वो गिव अप नहीं करते, बहुत ही डिटरमाइंड है वो चीज करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका कोमल, आपका पहला इन्वेस्टमेंट मेमोरी, सबसे पहली बार जब इन्वेस्टमेंट खुद किया? का? हाँ। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी, इट वाज आफ्टर आई स्टार्टेड वर्किंग हियर, और जो छोटी सी सैलरी मिलती थी उसमें से जो मैंने फर्स्ट SIP स्टार्ट की थी, वो मुझे जो फर्स्ट टाइम यूनिट्स अलॉटेड वाले जो कितने टाइम तक देखे थे मैंने कि ओके ये ग्रो हो रहे हैं करके। तो SIP किया था? यस तो वो हर महीने के महीने आप देखते हो कितने यूनिट्स मिले? यस, बट आई थिंक उसके बाद हमने छोड़ दिया, क्योंकि जैसे हम इन्वेस्टर्स को बोलते हैं बार बार नहीं देखना है, वैसे खुद को भी सीखना पड़ता है। ओके। तो राजेंद्र सर, आपका इन्वेस्टमेंट का जो मेमोरी है वो तो डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप तो बहुत पहले का है। सो ये जर्नी तो मेरे ख्याल से अराउंड 30 years बैक, आई थिंक देयर वाज सम स्कीम जो मैंने लोन लेके डाले थे। ओके। लोन लेके इन्वेस्ट किया था। सो दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। कोमल, आपका ड्रीम क्लाइंट या ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट मोर ऑफ के चिल्ड्रन के नाम पे सबसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेents होने चाहिए, ताकि उनको आगे बढ़ के वो कंटिन्यू करने का सिखाना इजी रहे। तो इनका फोकस जो है वो अभी किड्स के ऊपर ज्यादा रहने वाला है। Kids के ऊपर। See, it is more about that financial literacy, कि बच्चों को छोटेपन से सिखा दो कि बस इन्वेस्टमेंट्स क्या है। वेरी गुड। फाइनेंशियल लिटरेसी ऊपर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट वो है। वेरी गुड। सो कोमल, एक चीज जो आप अपने पापा को सिखाना चाहते हो? सोशल मीडिया प्रेजेंस, आई थिंक वो जरूरी है। तो फेसबुक पे तो हो आप? नहीं यार, मैं फेसबुक पे नहीं। राजेंद्र सर, आप एक चीज जो कोमल को सिखाना चाहते हो? डेलीगेशन। डेलीगेशन। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो स्टाफ को दी जा सकती है, बट वो ऐसा है कि नहीं मैं अभी कर लूं, मैं करूं तो फास्ट करूं। ग्रेट, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच राजेंद्र जी और कोमल। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने टाइम निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। काफी इंस्पायरिंग जर्नी है आप लोगों का, काफी अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी हमारे लिसनर्स इसे सुन रहे होंगे या जो लोग भी देख रहे होंगे, उन्हें भी इनकी स्टोरी से काफी इंस्पिरेशन मिलेगा। Thank you for watching us, and for more updates, please follow us on social media channel and our WhatsApp channel. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।